Good evening, everyone. I, Anupama, welcome you all at the Savil classes. I hope you all are doing fine and preparing for your UGC Net exam as it is going to happen in the month of May. तो आप लोगों ने आई होप कि फॉर्म्स वगैरह भी फिल कर दिए होंगे जो कि हो रहे हैं और 2-3 मार्च तक ये फिल भी होने हैं। तो प्लीज हरी अप, जिन्होंने अभी तक नहीं फिल करे हैं और जो एग्जाम देना चाहते हैं वो ये फॉर्म जो है वो जल्द से जल्द जो है आप फिल कर दीजिए। तो जैसा कि आपको बताया गया था, आज के हमारे एमसीक्यूज अगेन होने वाले हैं बेस्ड ऑन द राइटर्स ऑफ द इंटररेग्नम पीरियड, राइट। और इंटररेग्नम पीरियड में ये जो हम कल हमने जो राइटर्स करे, आज जो हम राइटर्स कर रहे हैं, ये माइनर माइनर राइटर्स जो है माने जाते हैं, जिनमें से कोई एक आधा क्वेश्चन आने का चांस हो सकता है। जैसे जॉन बनियन में से जरूर आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो इस पीरियड के इंपॉर्टेंट राइटर हमारे रह जाते हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट राइटर होल लिटरेचर में एक तरह से हम जिनको गिनते हैं, जॉन मिल्टन। तो कल के लिए मैं अभी आपको बता देती हूँ, ठीक है। एंड में भी मैं वापस से रिपीट करूंगी सभी के लिए। कल के लिए आप जॉन मिल्टन प्रिपेयर करेंगे, उसको पूरी तरह से डेप्थ में, डिटेल में, ठीक है। और बेसिक आपका फोकस रहेगा पैराडाइज लॉस्ट पे, वो आपको पता ही होगा, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं, वो भी इंटररेग्नम पीरियड में जो है लिखा करते थे, राइट। तो उन राइटर के बारे में हम कल बात करेंगे, कल उनके एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करेंगे। हाँ जी, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 22। आई होप यू आर प्रिपेयर्ड विद द राइटर्स जो मैंने आपको प्रिस्क्राइब करे थे पहले ही। तो सबसे पहले जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है अभी भी, do subscribe it and share the videos with your friends so that they can also avail the benefit of these MCQ series if they are preparing for the NTA UGC Net exam. All right, so let's start with the question series for today. There are very few questions today. क्या आज बहुत थोड़े क्वेश्चंस हैं डिपेंडिंग अपॉन द राइटर्स, तो उतने क्वेश्चंस जो मैं आप लोगों के लिए प्रिपेयर करके लेके आई हूँ। So the first question is, what was the English interregnum? English interregnum एक्चुअल में था क्या? ठीक है, ये क्वेश्चन कल वाले क्वेश्चंस में होना चाहिए था, बट स्टिल ठीक है कि हम बात कर रहे हैं कि ये इंटररेग्नम पीरियड है। इंटररेग्नम पीरियड एक्चुअल में ये पीरियड इंटररेग्नम कहा क्यों जाता था? अ पीरियड व्हेन इंग्लैंड वाज रूल्ड बाय किंग्स, a period when England was ruled as a commonwealth without kings that didn't last, the period after England's king was deposed and there was never another king again, or the period when the English controlled Spain. हाँ जी, तो इस पीरियड को इंटररेग्नम क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस टाइम पे किंग्स रूल कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे कॉमनवेल्थ रूल कर रही थी, किंग्स नहीं थे, या वो पीरियड जब किंग्स को एक बार के लिए डिपोज कर दिया गया था, हटा दिया गया था और कभी भी कोई किंग जो है वो नहीं बना इंग्लैंड में, या फिर उस पीरियड को जब इंग्लैंड जो है वो स्पेन को कंट्रोल कर रहे थे। हाँ जी, बिल्कुल राइट आंसर दिया है आपने मुझे, शाइना, महिपाल एंड सोनिया। इट वॉज अ पीरियड व्हेन इट वॉज रूल्ड बाय कॉमनवेल्थ, है ना। और कॉमनवेल्थ के लीडर उस टाइम पे कौन थे? ओलिवर क्रॉमवेल, ठीक है। एक रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। कॉमनवेल्थ किसको बोल दिया जाता है? रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिन्होंने जो है, जिसको आज के टाइम पे यूके बोल दिया जाता है ना, यूनाइटेड किंगडम बोल दिया जाता है। तो यूके मींस जो यूरोप के उस एरिया में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड के जो अलग अलग जो ये देश थे, उनको मिला के ही आज के टाइम पे यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है ना। तो उसी को ही कॉमनवेल्थ कहा जा रहा था, जिसके लीडर उस टाइम पे बने थे ओलिवर क्रॉमवेल। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज चार्ल्स वन? द इंग्लिश किंग हु लॉस्ट द सिविल वॉर बिफोर द इंटररेग्नम, the English king who returned after the interregnum to restore the monarchy, the first Lord Protectorate of the Commonwealth, और the military general of Scotland. चार्ल्स वन कौन थे एक्चुअल में? हाँ जी, तो हम लोग इनके बारे में भी बात कर चुके हैं कई क्वेश्चंस में, बट yes, Mahipal, this period is also called Puritan period, the Commonwealth period, the interregnum period, ठीक है।
ये अलग अलग नामों से इस पीरियड को जो है जाना जाता है। हाँ जी, सो हु वॉज चार्ल्स वन? आई होप आप लोग मुझे सही आंसर देंगे इस क्वेश्चन का भी, क्योंकि ऑप्शंस में बकायदा इस चीज का हिंट आसानी से मिल रहा है। सो यस, ही वाज द इंग्लिश किंग हु लॉस्ट द सिविल वॉर बिफोर द इंटररेग्नम। ठीक है, सिविल वॉर जो देश के अंदर ही चल रहा होता है, ठीक है, जो कि इनका ये क्रॉमवेलियन गवर्नमेंट के साथ है ना, क्रॉमवेलियन गवर्नमेंट के साथ जो है चल रहा था। ठीक है, जो कॉमनवेल्थ जो है स्टेट के साथ चल रहा था, so he lost it and he was beheaded, right? He was beheaded. King Charles I was beheaded before the interregnum, और उसके बाद जो है almost 1649 से 1660 तक there was no ruler, right? There was no ruler in England, in uh, the English Empire, right? Question number 3. Which of the following periods of English literature is also called Puritan interregnum? इंग्लिश लिटरेचर के कौन से पीरियड को प्यूरिटन इंटररेग्नम भी बोल दिया जाता है? द न्यू क्लासिकल पीरियड, द कैरोलाइन एज, द रेस्टोरेशन और द कॉमनवेल्थ पीरियड। अगेन, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में ही इस चीज के बारे में बात करी, किस पीरियड को, इंग्लिश लिटरेचर के किस पीरियड को प्यूरिटन इंटररेग्नम भी कहा जाता है? हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर। मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया ही था दैट द कॉमनवेल्थ पीरियड, ठीक है, जब क्रॉमवेल गवर्नमेंट जो है रूल कर रही थी, उस टाइम के पीरियड को प्यूरिटन इंटररेग्नम भी कहा जाता है। उस टाइम पे जो हम ये राइटर्स पढ़ के चुके हैं, रॉबर्ट हेरिक वगैरह, है ना, तो वो लोग जो है लिख रहे थे, रिलीजियस पोइट्री उस टाइम पे लिख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4. When Cromwell saw the beheaded Charles I on the scaffold, what is he reported to have remarked? जब क्रॉमवेल ने चार्ल्स वन को beheaded देखा, तो उसने क्या चीज, क्या बात रिमार्क करी? Thanks be to God. Finally it ends. The sins of the father shall be visited on the son, or cruel necessity. हाँ जी, so what was remarked by Cromwell when he saw beheaded Charles I on the scaffold? I hope you can give this answer as well. थोड़ा थोड़ा इन सब में से आइडिया हम, है ना, जैसे मैं पहले भी बहुत बार कहती हूँ कि अगर कोई चीज नहीं पढ़ी हुई है तो उसमें से भी चीज, ऑप्शन है उनको सोच सोच के, समझ के, प्रॉपरली इंटरप्रेट करके जो है मार्क करने की कोशिश कीजिए, तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर जो है वो सही हो जाता है। ठीक है, सो ही सेड क्रूअल नेसेसिटी, राइट? ही सेड, ठीक है, काम थोड़ा क्रूअल हुआ है बट इट वाज नेसेसिटी, राइट? बट दैट इट वाज नेसेसिटी। ऑल राइट, वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. अंडर क्रॉमवेल्स रूल विच ऑफ द फॉलोइंग वर women forbidden to do? क्रॉमवेल की गवर्नमेंट के अंडर औरत को क्या करने की मनाही थी? Walk in public places unaccompanied by a gentleman, own property, dress in a fashion that could be seen as immodest, or attend Puritan church services. हाँ जी, तो क्या उस टाइम पे विमेन को जो है पब्लिक प्लेसेस पे अकेले जाना अलाउ नहीं था? वो अपनी प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकती थी? She could not dress in a fashion that could be seen as immodest or attend Puritan church services. हाँ जी, अमन एंड शाइना, सोनिया, बिल्कुल सही। She was not allowed to dress in a fashion that could be seen as immodest. Very right, Jarina, your answer is also right. उसको immodest कपड़े, ठीक है, मतलब थोड़े वल्गर कपड़े जो है पहनने अलाउड नहीं थे। We move on to question number 6. Against whom the satire Andronicus or the unfortunate politician is targeted, written by Thomas Fuller. Andronicus किसके ऊपर सटायर लिखा था थॉमस फुलर ने? जॉन बनियन, ओलिवर क्रॉमवेल, जॉफरी चॉसर और चार्ल्स वन? It was targeted upon, on whom this satire Andronicus was targeted by Thomas Fuller. हाँ जी, was it targeted upon John Bunyan, Oliver Cromwell, Geoffrey Chaucer or Charles I? So the title itself is giving you the hint. Yes,
वेरी राइट जरीना, इट इज ऑलिवर क्रॉमवेल। राइट, थॉमस फुलर ने ये सटायर लिखा था ऑलिवर क्रॉमवेल पे। वेरी गुड। We move on to question number 7. Whose work is The Holy State, The Profane State, an entertaining collection of character sketches important to the historian of English literature? Thomas Fuller, Richard Baxter, Isaac Walton, or again I gave the same option. So you have to choose from these three. कि किसने ये होली स्टेट प्रोफेन स्टेट जो है वर्क लिखा था, जो कि जो है एंटरटेनिंग कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर स्केचेस है। हाँ जी, यस इट इज थॉमस फुलर, बिल्कुल सही आंसर, थॉमस फुलर, बिल्कुल सही, इट्स थॉमस फुलर। ऑल राइट, चलिए, हाँ जी। We move on to question number 8. The Saints' Everlasting Rest is a best known work by. Whose work is this? The Saints' Everlasting Rest. Thomas Fuller, Richard Brown, Thomas Brown, Richard Baxter, or Robert Burton? Whose work is this? The Saints' Everlasting Rest. हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर आपका तरन। The Saints' Everlasting Rest is by Richard Baxter. Very right, Shaina, Sonia. You all are correct, बच्चे. Very good. Question number, yes, Jarina, very right. Question number 9. Who is famous as the author of The Complete Angler? जिसमें उन्होंने जो है फिशिंग की ट्रेनिंग की बात करी है. Is it written by Thomas Fuller, Richard Baxter, Isaac Walton और Jeremy Taylor? आइजैक वॉल्टन को ना बड़े इसके स्पेलिंग्स शायद मैंने आपको पहले आइजैक भी लिखवाया है, ठीक है, जॉन डन की बायोग्राफी इन्होंने लिखी थी, आइजैक भी लिखा जाता है और कहीं कहीं पे आपको ये स्पेलिंग्स भी मिल जाएंगे आइजैक के, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, राइट? यस, इट इज आइजैक वॉल्टन, राइट? इट इज आइजैक वॉल्टन, वेरी राइट। क्वेश्चन नंबर 10. To whom did Isaac Walton dedicate the work The Complete Angler? आइजैक वॉल्टन ने अपना ये वर्क द कंप्लीट एंगलर किसे डेडिकेट करा था? जॉन ऑफले, जॉन डन, हिज वाइफ और हिज मदर? टू whom did Isaac Walton dedicate The Complete Angler? हाँ जी, if you have an idea, to whom did Isaac Walton? Oh, very good, Taran. Brilliant of you. Yes, it is John Offley, very good friend of Isaac Walton, right? He was a very good friend of Isaac Walton. Very, very right answer. Question number 11. The rule and exercises of holy living and the rules and exercises of holy dying are written by Richard Baxter, Thomas Fuller, John Dennis, or Jeremy Taylor. Who is the writer of इसको अकेला द होली लिविंग और होली डाइंग के नाम से भी जाना जाता है? गुड आफ्टरनून सपना, हाँ जी, किस राइटर के वर्क्स हैं ये? अरे वाह, अगेन वेरी राइट आंसर तरन एंड शाइना. Yes, it is written by, these works are written by Jeremy Taylor. Very, very good. Very, very good. Question number 12. The Unfortunate Politician, written by Thomas Fuller, is the subtitle of. Very good, Sarvanan. Your answer is correct, bache. The Unfortunate Politician, written by Thomas Fuller, is the subtitle of Andronicus, The Church History of Britain, Copernicus और Cromwell. हालांकि हमारे तो अभी पिछले क्वेश्चन में है ना, पिछले इसी सीरीज, आज के ही सीरीज में एक क्वेश्चन इसी पे बेस्ड आ चुका है, तो कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए, पर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, कि मतलब पेपर में इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए तो, सो इट इज द सबटाइटल ऑफ एंड्रोनिकस, है ना, वी हैड अ क्वेश्चन हियर। अभी तो हमने क्वेश्चन करा एंड्रोनिकस, जो कि सटायर था क्रॉमवेल पे, है ना, हमने अभी बात करी थी ना पीछे किसी क्वेश्चन में, which was meant as a satire, which was written as a satire on Cromwell. So it is the subtitle of Andronicus. All right. Question number 13. Which king was executed before the beginning of the interregnum period? हाँ जी, कौन से किंग को एग्जीक्यूट करा गया था बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द इंटररेग्नम पीरियड? चार्ल्स 2, चार्ल्स 1, जेम्स 1 और जेम्स 2? हाँ जी, which king was executed before the beginning of the interregnum period? Charles II,
Charles 1, James 1 or James 2? Yes, absolutely correct answer. Charles 1. Right? Charles 1. Right? He was a Stuart king. He was son of James 6. Right? He was son of James 6. Right? And he was executed in 1649. Right? All right. So he was executed in 1649. All right. So we'll tell you some things more that why he was executed, right? क्योंकि इसी की वजह से जो है सिविल वॉर शुरू हुआ था, ठीक है? Because he was very much authoritarian. He was very much authoritarian, right? And जो जैसे डिक्टेटर टाइप जो जैसे कह देते हैं. Okay, so let's move on to the next question. Question number 14. से पहले जिन्होंने अभी भी हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है वो प्लीज अपना नाम लिख के अपना सब्जेक्ट लिख के इनमें से किसी भी नंबर पे सेंड कर दीजिए. यू विल बी पार्ट ऑफ द फ्री व्हाट्सएप ग्रुप. राइट. क्वेश्चन नंबर 14. Which era started with the arrival of King Charles II? किंग चार्ल्स टू हु वाज द सन ऑफ किंग चार्ल्स वन. ठीक है. किंग चार्ल्स वन के जो है अराइवल के साथ कौन सा पीरियड स्टार्ट होता है लिटरेचर में या इंग्लैंड में? इंटररेग्नम, रेफॉर्मेशन, रिनेसेंस और रेस्टोरेशन. Which era started with the arrival of King Charles II? And I know that you will be easily giving me the answer. Yes, absolutely right. Restoration. Because the monarchy was restored after almost 11 years, right? Because the monarchy was restored. There was no ruler, there was no king in England from 1649 to 1649 to 1660. राइट. तो 1660 में जो है चार्ल्स टू बिकेम द किंग. द मोनार्की वाज रिस्टोर्ड. क्वेश्चन नंबर 15. हु सक्सीडेड क्रॉमवेल एज लॉर्ड प्रोटेक्टर? ठीक है. क्रॉमवेल अपने आप को लॉर्ड प्रोटेक्टर का जो है एक टाइटल देके जो है चलता था. राइट. तो लॉर्ड प्रोटेक्टर एज क्रॉमवेल को किसने सक्सीड करा? चार्ल्स स्टुअर्ट, क्रॉमवेल्स ब्रदर इन लॉ हेनरी आयरटन, क्रॉमवेल्स सन रिचर्ड और जॉन हेम्पडन. जरीना अभी नहीं करी है हमने बच्चे. जैसे ही दोबारा एग्जाम अनाउंस होता है वी विल स्टार्ट द क्लासेस. राइट. जैसे ही दोबारा से पेपर अनाउंस होता है, पोस्ट आती हैं, तो वी विल स्टार्ट इट द वेरी नेक्स्ट डे. Yes, very right, Sarvanan. Your answer is right. It was Cromwell's son Richard. बिल्कुल सही आंसर आपका. क्रॉमवेल के सन बेटे रिचर्ड को. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 16. Who is referred to as the Spencer of the pulpit? Spencer of the pulpit किसको कहा जाता है? जेरेमी टेलर, थॉमस फुलर, थॉमस ब्राउन और रिचर्ड बेक्स्टर. Who is referred to as the Spencer of the pulpit out of these writers? किसके लिए ये एपिथेट यूज किया जाता है? हाँ जी. किसके लिए ये एपिथेट यूज किया जाता है that he is the Spencer of the pulpit? जेरेमी टेलर, थॉमस फुलर, थॉमस ब्राउन और रिचर्ड बेक्स्टर. हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर आपका शाइना. इट इज जेरेमी टेलर. वेरी वेरी गुड. इट इज जेरेमी टेलर. राइट सोनिया. Jeremy Taylor. Question number 17. In which year Thomas Hobbes' Leviathan got published? हाँ जी. थॉमस हॉब्स का लेवियाथन जिसका हमने कल करा था, सब टाइटल है सी मॉन्स्टर, किस साल में पब्लिश हुआ था? 1540, 1650, 1651 और 1660. In which year Thomas Hobbes' major work Leviathan? Absolutely right, Shaina. Yes, it got published in 1651. Very, very good of you. Very, very good. Yes, it got published in 1651. Right, Sarvanan and Sapna. बिल्कुल सही आंसर आपका भी. Question number 18. Which of these was not a part of the trilogy written by Thomas Hobbes? इसमें से कौन सा पार्ट जो है वो थॉमस हॉब्स की ट्रायोलॉजी का पार्ट नहीं था? दी कॉर्पोर, which can be translated concerning body, the humane concerning men,
दी खाइव concerning the citizen, the life concerning life. हाँ जी, which is the odd one out. ये ट्रायोलॉजी है थॉमस हॉब्स की, जिसमें उसने जो है बेसिकली मैन पे फोकस करके जो है, ठीक है, मैन पे फोकस करके जो है ट्रायोलॉजी ये लिखी थी. एंड विच इज द वन विच इज द ऑड वन आउट, which is the odd one out. So that is D life, right? The odd one out is D life. ये तीनों triology का part है, but this is not the one. All right. Question number 19. Who is the writer of a minute or first draught of the optics? कौन इस वर्क के राइटर हैं? A minute or first draught of the optics. Jeremy Taylor, Thomas Hobbes, Thomas Fuller, or Richard Baxter? Who is the writer of this works, A Minute or First Draught of the Optics? So who is the writer of this one, which was published in 1646? It was Thomas Hobbes again, right? This work is also written by Thomas Hobbes. Let's move on to question number 20. Who was referred to as the chief of English Protestant schoolmen by Dean Stanley? डीन स्टैनले ने किसको द चीफ ऑफ इंग्लिश प्रोटेस्टेंट स्कूल मैन बोला था? चीफ कहा था इंग्लिश प्रोटेस्टेंट स्कूल मैन का कि ये लीडर हैं प्रोटेस्टेंट स्कूल मैन को जो है गाइड करने वाले, लीड करने वाले. रिचर्ड बैक्स्टर, थॉमस हॉब्स, जेरेमी टेलर और जॉन बनियन. सो यस, द राइट आंसर इज थॉमस हॉब्स. योर आंसर इज राइट, सोनिया सुनील. It's Thomas Hobbes. Sorry, it's Richard Baxter. Sorry, it's yes. Taran, your answer is right. Sorry, Zarina, your answer is also right. It's Richard Baxter. Yes. Question number 21. Which work of Isaac Walton comprises the character of Piscator, who is a veiled version of Walton himself? कौन से वर्क में, आइजैक वॉल्टन के कौन से वर्क में ये कैरेक्टर है पिस्कैटर, जो कि एक्चुअल में वॉल्टन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है? द कंप्लीट एंगलर, जॉन चॉकहिल, सर जॉन स्केफिंगटन और नन ऑफ दीज. हाँ जी. सो विच वर्क बाय आइजैक वॉल्टन कंप्राइजेस द कैरेक्टर पिस्कैटर? किस नॉवेल में ये कैरेक्टर है पिस्कैटर, जो कि वॉल्टन को ही डिपिक्ट कर रहा है? सो दैट इज, जो कि आइजैक वॉल्टन का सबसे फेमस वर्क है, द कंप्लीट एंगलर. राइट, ही इज यस. तरन, सोनिया, बिल्कुल सही आंसर आपका. ही इज द कैरेक्टर इन द कंप्लीट एंगलर. एब्सोल्युटली राइट, जरीना. क्वेश्चन नंबर 22. In which of his novels did Charles Lamb make a reference to Isaac Walton? चार्ल्स लैम्ब ने बकायदा अपने इस नॉवल में आइजैक वॉल्टन का नाम यूज करा है. ठीक है, आइजैक वॉल्टन को जो है मतलब टीचर, गाइड कहा है, कि वो जो कैरेक्टर है वो आइजैक वॉल्टन को अपना गाइड मानता है, अपना गुरु मानता है. कौन से नॉवल में ये रेफरेंस आता है? इस तरह के देखो उलझाने वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं नेट में. हमने सोचा भी नहीं होता कि इतनी डेप्थ में भी जा सकते हैं, बट दिस इज व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अस. सो इज इट इन हार्ड टाइम्स, अ टेल ऑफ टू सिटीज, द क्रिसमस कैरल और द पिकविक पेपर्स? So yes, that happens in A Tale of Two Cities. It happens in Tale of Two Cities. So where were you, Nirmal, from so many days? Where were you? Finally, you are attending the class after so many days. So I think you were busy with your exams, right? It is in A Tale of Two Cities, right? It happens in A Tale of Two Cities. Oh, yes. Sorry. Yes. Okay. I committed a mistake. Yes, these are Charles Dickens. Thank you, Shaina. Thank you. These are Charles Dickens novels. Absolutely right. बिल्कुल सही आंसर आपका. Okay, Nirmal. All the best to you for that. Who is sometimes known as Shakespeare of Divines for his poetic style of expression, and he is frequently cited as one of the greatest prose writers in the English language. All the best to you also, Sapna. शेक्सपियर ऑफ डिवाइन्स किसको कहा जाता है? उसके पोइटिक स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन के लिए. एंड ही इज ऑल्सो रेफर टू एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट
prose writers? John Bunyan, Robert Herrick, Jeremy Taylor, or John Donne? Very good. Yes, it is Jeremy Taylor. Absolutely right. Jeremy Taylor is called the Shakespeare of Divines. Question number 24. Whose major work, I have repeated this question again mistakenly, The Saints' Everlasting Rest. So that question is again by Richard Baxter. We have already discussed it. बच्चे, it's every day at 4. परवीन, हर रोज लेक्चर 4 बजे होता है अब, ठीक है? And the last question for today. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था that we are going to have very few questions from these writers. So the last question for today is, who is the writer of the Golden Glove or a Manual of Daily Prayers and Litanies? Richard Baxter, Jeremy Taylor, John Ford, or Thomas Fuller? Who is the writer of the Golden Glove? The writer of the Golden Glove. So, yes, it is Jeremy Taylor again, right? It is Jeremy Taylor again. All right. So, for tomorrow, you will be preparing John Milton, as I said in the very beginning. This is the only one writer. We will be having MCQs from him tomorrow, right? With more focus on Paradise Lost, right? Paradise Lost पे आपका major focus रहेगा और जो है बाकी जो इनकी पोएम्स वगैरह हैं ऑब्वियसली जो है वो भी आप अच्छे से जो है पढ़ेंगे, ठीक है? डेप्थ में स्टडी करेंगे जिसमें से आपको जो है मैं क्वेश्चन डाल सकती हूँ. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पैराडाइज लॉस्ट व्हिच हैज टू बी discussed in very much depth, right? So for any kind of information you can contact on any of these two numbers. I'll see you all tomorrow at the same time. Be prepared, right? Thank you so much to every one of you, each one of you. Have a very good day and just keep learning. Thank you so much.